नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके के इस प्रैक्टिस सेट में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को देहांग कहा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को यहाँ पर देहांग कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को नदी को तिब्बत में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं। अब ये जब दोस्तों असम में आता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जब दोस्तों यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किसके दोस्तों? जमुना के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गंगा नदी आती है हमारी, तो गंगा नदी को यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी को इसे दोस्तों यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पद्मा, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब दोस्तों जब पद्मा यानी दोस्तों गंगा और यहाँ पर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र दोनों की यहाँ पर धाराएं जब मिल के आगे बढ़ती हैं तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके दोस्तों? मेघना के नाम से। तो क्वेश्चन से यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। अब दोस्तों पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में तो देहांग के नाम से। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया। तो ये आपको बताना है दोस्तों किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने दोस्तों तबले का आविष्कार यहाँ पर किया था। अब देखिए यहाँ पर तानसेन पूछा जाता है कि तानसेन किसके संगीतकार थे, किसके दरबार में। तो तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में यहाँ पर संगीतकार थे। अकबर के दरबार में तानसेन क्या थे? संगीतकार थे। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे। तो चाणक्य दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इनके दो और नाम हैं। देखिए चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य के अन्य नाम। तो देखिए कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त चाणक्य को ही कहा जाता है। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये चाणक्य के अन्य नाम हो गए, विष्णुगुप्त। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे। तो दोस्तों चाणक्य यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर दरबार में थे चाणक्य। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक। तो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। ये चाणक्य की पुस्तक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर राजनीति के बारे में यहाँ पर चर्चा थी अर्थशास्त्र में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का नेपोलियन। ये आपको याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ये दोस्तों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन से यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि भारत का जो संविधान का भाग 4 है वह किससे संबंधित है, यानी उसमें क्या है। मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ कार्यपालिका। तो दोस्तों पहले भाग में यहाँ देख लेते हैं। संविधान के पहले भाग में है दोस्तों संघ, उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत के जो संघ है और उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र ये दोस्तों भाग 1 में है। अब भाग 2 में दोस्तों आ जाते हैं नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। अब दोस्तों बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट
फंडामेंटल राइट। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। अब भाग 4 की बात करें दोस्तों, तो भाग 4 में आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपका दोस्तों आता है भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और वही देखिए हमसे पूछा है कि भाग 4 का संबंध किससे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि 4 में, यानी भाग 4 क में कहे या 4A में, इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त में से भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा शामिल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा शामिल है, केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, स्थानीय सूची में। दोस्तों हमारा जो शिक्षा है देखिए वह पहले आपका राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का मतलब दोस्तों उस पर केवल राज्य ही देखरेख कर सकती थी। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 के बाद ये दोस्तों आपका समवर्ती सूची में हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब दोस्तों देखिए 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब दोस्तों जिस पर केंद्र देखरेख करती है, और राज्य सूची का मतलब जिस पर राज्य देखरेख करता है। अब समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देखरेख करते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देखरेख करते हैं। लेकिन 1976 के पहले यह राज्य सूची का विषय था, और 1976 के बाद ये दोस्तों आपका समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोस्तों एक पूछा जाता है क्वेश्चन, जनगणना, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना दोस्तों हमारा आता है संघ सूची का विषय। क्या दोस्तों, संघ सूची का विषय, यानी इस पर केंद्र यहाँ पर देखरेख करती है, केंद्र कानून बनाती है। तो जनगणना हमारा दोस्तों संघ सूची का विषय है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संसद में सम्मिलित हैं। दोस्तों भारत के संसद में कौन कौन होते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। देखिए भारत का संसद, तो आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर है आर्टिकल 79, यानी दोस्तों 79। तो इसमें दोस्तों आपका क्या है, संसद। इसमें क्या है, संसद। संसद यानी दोस्तों इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति, कौन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर क्या बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, जो आपका दोस्तों आर्टिकल यहाँ पर 79 में है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो कौन कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों संसद आपका किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है, जिसमें संसद और उसमें देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों रहते हैं। अब देखिए इसमें पूछा जाता क्वेश्चन है कि आर्टिकल 80, तो यहाँ पर आर्टिकल भी आप देख लेंगे। आर्टिकल 80 आपका संबंधित है दोस्तों राज्यसभा से। आर्टिकल 80 ये किससे संबंधित है, राज्यसभा से, राज्यसभा। और आर्टिकल जो दोस्तों आपका 81 है, 80 आपका राज्यसभा से हो गया, और जो 81 है ये आपका लोकसभा से संबंधित है। किससे दोस्तों, लोकसभा से संबंधित है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित अनुसार असम का प्राचीन नाम क्या था। तो रामायण और महाभारत में दोस्तों असम का जो प्राचीन नाम था वह क्या था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रज्योतिषपुर, यहाँ पर असम का पुराना नाम था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक कौन थे। तो भारत के जो परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का दोस्तों जनक पूछा जाता है कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, डॉक्टर होमी भाभा। ये परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के क्या थे, जनक थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी किताब इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। तो दोस्तों इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है मदर टेरेसा ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता।
तो दोस्तों मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा शांति। तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो दोस्तों हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल मिला था भारत में, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था दोस्तों? इनकी पुस्तक गीतांजलि, इनकी पुस्तक फेमस है दोस्तों गीतांजलि। तो इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखेंगे कि भारत में पहला नोबेल किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में। और दोस्तों ये भारत के नहीं पूरे एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? दोस्तों जो भारत रत्न दिया था, भारत का सर्वोच्च सम्मान, उस पर कौन अपना यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दोस्तों प्राचीन गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों अगर पूछे दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, गोदावरी। अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण गंगा पूछे तो आपका गोदावरी हो जाए। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वहाँ पर दोस्तों आपका कावेरी होगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर दूर रखना है कि दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो आपका दोस्तों गोदावरी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए गोदावरी से क्वेश्चंस और पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसे गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इन प्रश्नों को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कटक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक। तो कटक दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा में है दोस्तों आपका कटक। ये आपको याद रखना है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमाएं आपस में बांटता है? यानी दोस्तों कौन से राज्य का सीमा यहाँ पर बांग्लादेश से लगता है, ये आपको बताना है। देखिए सिक्किम का सीमा ये बांग्लादेश से दोस्तों नहीं लगता, तो सिक्किम यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा ये भी दोस्तों आपका बांग्लादेश से नहीं लगता। त्रिपुरा की सीमा, इसकी दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा की सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का नहीं लगता। तो सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बांग्लादेश से किस यहाँ पर राज्य की सीमाएँ लगती है? देखिए एक तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का लगता है, और दोस्तों असम का लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और दोस्तों आपका एक मेघालय। तो इन राज्यों की यहाँ पर सीमा क्या लगती है? त्रिपुरा से लगती है। ये आपको इन राज्यों की सीमा दोस्तों यहाँ पर आपका बांग्लादेश से लगती है। इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राजा अशोक द्वारा किस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा गया? किसे यहाँ पर होगा कि राजा अशोक द्वारा किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा गया? दोस्तों आपको पता होगा कि राजा अशोक द्वारा उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था दोस्तों? श्रीलंका में।
तो पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। संघमित्रा को विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। किस देश में दोस्तों? श्रीलंका में भेजा गया था महेंद्र और संघमित्रा को। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को बनाने में भूमि दान दी? तो कौन सा वह मुगल बादशाह था दोस्तों जिसने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अमृतसर में भूमि को दान दिया था? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वह मुगल शासक अकबर था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो संकल्प कब पारित हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत स्त्री मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक कौन सी मुख्यमंत्री स्त्री थी जो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कार्यरत थी, उनका नाम बताना है आपको। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, शीला दीक्षित। ये दोस्तों आपकी सबसे लंबे समय तक कार्यरत स्त्री मुख्यमंत्री थी। ये दोस्तों दिल्ली की 6ठी बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा शीला दीक्षित। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम महिला साक्षरता है? तो किस राज्य की महिला साक्षरता दोस्तों उच्चतम है यानी अधिक है, ये आपको बताना है। देखेंगे केरल इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब केरल में दोस्तों महिला साक्षरता भी अधिक है और पुरुष साक्षरता भी है। अगर टोटल बात करें कि किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है तो केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। अब देखिए हमसे पूछा जाता है कि महिला साक्षरता में सबसे अधिक केरल, लेकिन महिला साक्षरता में सबसे कम, महिला और पुरुष साक्षरता दोनों में सबसे कम कहाँ पर है? तो वह दोस्तों आपका बिहार में है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि बिहार में क्या है, साक्षरता सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को दोस्तों भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन से यहाँ पर सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।